नमस्कार मित्रों, 10 मई सन 1857 का दिन गर्मी के मौसम की शुरुआत हो चुकी थी और सूरज आसमान से आग बरसा रहे थे और ये आग भारत के वातावरण को गर्म कर रही थी। ऐसी ही एक आग हर भारतीय के दिल में भी धधक रही थी। यह एक ऐसी क्रांति की आग थी जिसने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिलाकर रख दी थी। 10 मई को मेरठ छावनी से अंग्रेजों के खिलाफ भड़की विद्रोह ज्वाला देखते ही देखते पूरे देश भर में फैल गई। मेरठ जो अंग्रेजों के लिए सबसे सुरक्षित जगह थी, वहीं पर विद्रोह शुरू हुआ था। अंग्रेजों के जुल्मों का घड़ा भर चुका था और हर हिंदुस्तानी की जहन में बस एक ही ख्वाब था, वह थी आज़ादी। खैर, विद्रोह की इस धधकती गर्मी को भी अंग्रेज जल्द ही ठंडा करने में कामयाब रहे और आज़ादी की आखिरी किरण ने भी धीरे धीरे दम तोड़ दिया। आगे की कहानी तो हर भारतीय पहले से ही जानते होंगे, लेकिन 200 साल की ये गुलामी की कहानी आखिर शुरू कहाँ से हुई थी? आखिर ऐसा क्या हुआ था जो अंग्रेज ने भारतीय जमीन पर अपनी नज़र गड़ाई? आखिर वह अंग्रेज कैसे भारत पहुँचे थे और भारत में उनके आने का क्या इरादा था? इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए इतिहास के पन्नों में थोड़ा और पीछे चलते हैं और गुलामी की दास्तां की जड़ों तक पहुंचते हैं। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं इस कहानी को। ये कहानी शुरू होती है 24 अगस्त सन 1608 में, जब व्यापार के इरादे से अंग्रेजों ने सूरत बंदरगाह से पहली बार भारतीय सरजमीन पर अपना कदम रखा। तब भारतीय नहीं जानते थे कि ये व्यापारी कंपनी पूरे देश को अपनी गुलामों की जंजीर में बांधने के इरादे से आए हैं। हालांकि अंग्रेजों ने अपने व्यापार को 1609 में स्थापित किया, लेकिन भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में ही हो गई थी। दक्षिण में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के साथ व्यापार करने के लिए 1600 में जॉन बोर्स और जॉन वाइट द्वारा ब्रिटिश सरकार ज्वाइंट स्टॉक की स्थापना की थी। प्रारंभ में इस ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की शेयरधारक ब्रिटिश व्यापारी और अभिजात वर्ग के लोग ही थे और इस कंपनी का ब्रिटिश सरकार के साथ कोई सीधा संबंध नहीं था। लेकिन अंग्रेजों से पहले बाकी कई यूरोपीय देश भारत तक पहुंच चुके थे। यूरोपीय देशों के लिए सबसे प्रमुख व्यापारी केंद्र के रूप में सामने आ रहा था, जिसके साथ ब्रिटिश उनके मन में भी भारत में व्यापार करने की ललक जाग उठी। कुल 7 वर्षों के इंतजार के बाद पहली बार अंग्रेजों को सूरत में कारखाना स्थापित करने की शाही अनुमति हासिल हो गई, जिसके बाद उन्हें एक और अनुमति विजयनगर साम्राज्य से भी हासिल हुई, जिसके अनुसार ये व्यापारियों के लिए दूसरा कारखाना मद्रास में भी खोल सकते थे। व्यापार की शुरुआत होने से सभी यूरोपीय देशों में यहाँ के मसालों के व्यापार पर अपना हक स्थापित करने की महत्वाकांक्षा बढ़ती चली गई, जिसके चलते आगे चलकर इन कंपनियों के बीच कई जंग भी हुई थी। खैर, अब तो यह पता चल गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई थी, लेकिन सबसे पहले जरूरी सवाल ये आता है कि आखिर अंग्रेज भारत कैसे आए? इसके पीछे आखिर कौन सी पहेली छिपी हुई है? इतिहास गवाह है कि वेस्टर्न कंट्रीज में एक समय ऐसा भी आया जब लोग दुनिया को एक्सप्लोर करने के उद्देश्य से जहाज लेकर समुद्र में चल पड़ते थे। यह वह दौर था जब पूरे विश्व का नक्शा बनकर तैयार नहीं हुआ था। विश्व को खोजने की होड़ मची हुई थी। तब यूरोपीय देशों के इस बात की खबर नहीं थी कि दुनिया के किसी भी कोने में भारतवर्ष भी अस्तित्व में है। धीरे धीरे यूरोपीय लोगों ने समुद्री यात्रा शुरू की। शुरुआती दौर में लोगों में यात्रा खजाने को लेकर थी। यात्रा करने के लिए यूरोपीय देश जिन जहाज़ों का इस्तेमाल करते थे, उनका दाम काफ़ी ज़्यादा होता था। ऐसे में महीनों की मेहनत के बाद वह जिस राज्य में पहुंचते थे, वहां से वे भारी मात्रा में खजाना लूटकर यूरोप लेकर आया करते थे और यह खजाना उन लोगों में बांटा जाता था जिन लोगों ने जहाज़ को बनाने में कीमत लगाई होती थी। इस तरह से यह यूरोपीय देश में खजाने की मात्रा बढ़ती जा रही थी। यूरोपीय लोग अमीर होते जा रहे थे। यूरोपीय देशों को तब तक भारत के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। भारत तक पहुंचने का सफ़र सबसे पहले वास्को डी गामा ने तय किया था।
वास्को डी गामा ब्रिटिश के न होकर बल्कि ये पुर्तगाली थे। उनके पिता पहले से ही नाविक थे। ऐसे में वास्को डी गामा ने भी नाविक बनने का फैसला किया। साल 1497 में 170 लोगों के साथ मिलकर वास्को डी गामा लिस्बन पोर्ट से भारत के लिए रवाना हुए और अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप पोर्ट वाले समुद्री रास्ते से इस्तेमाल करते हुए वे भारत के कालीकट क्षेत्र पहुंचे थे। वहां जाकर वे कालीकट के राजा जैमरीन से मिले। उनसे भारत के व्यापारी संबंधों की स्थापना को लेकर बातचीत की। यह बातचीत वास्को डी गामा के लिए उपयोगी नहीं रही। ऐसे में वास्को डी गामा वापस पुर्तगाल लौट गए। वे दोबारा भारत आए। इस बार की यात्रा में उन्होंने भारत की पहली यात्रा से ज़्यादा सफलता प्राप्त की और भारत और पुर्तगाल के व्यापारियों के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित करने में सफल रहे। वास्को डी गामा की सफलता को देखते हुए पुर्तगाल के राजा ने बाकी व्यापारियों में भी भारत जाने और व्यापार करने के आदेश दिए। इसी राह पर चलते हुए 1502 में पुर्तगाल द्वारा एक कंपनी स्थापित की गई जिसे पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना गया। इस कंपनी के स्थापित होने ही कई व्यापारी भारत की ओर आकर्षित हुए और व्यापार तेजी से बढ़ने लगा। इस कंपनी की सफलता को देखते हुए राजा ने एक और फैक्ट्री की स्थापना की जिसका गवर्नर फ्रांसिस्को डीएल मीड़ा को चुना गया। पुर्तगाल के भारत पहुंचने वाली अगली कंपनी थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि नीदरलैंड से भारत पहुंची थी। ये कंपनी नीदरलैंड से सबसे पहले भारत के मसूलीपट्टनम तट पर पहुंची, जिसके बाद इस देश के भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने की कोशिश की। डच कंपनी ने मसूलीपट्टनम पर अपना दबदबा जमाने के बाद सूरत और नागापट्टनम पोर्ट पर भी व्यापार स्थापित किया और धीरे धीरे भारत के कई क्षेत्रों में अपनी फैक्ट्री स्थापित की और अपने व्यापार को तेजी से भारत के कई तटों तक फैलाया। साल 1605 में जब डच कंपनी का व्यापार भारत के कई क्षेत्रों में फल फूल रहा था, तभी ब्रिटिश कंपनी सूरत बंदरगाह से भारत में प्रवेश करती है। ब्रिटिश कंपनी भारत पहुंचने के बाद ब्रिटिशर्स को महसूस हुआ कि दिन प्रतिदिन पुर्तगाल और डच कंपनी का भारत के साथ व्यापार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ब्रिटेन भी भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने की कड़ी जरूरत है। साल 1599 ईस्वी में ब्रिटिशर्स भारत आ गए थे। सन 1600 ईस्वी में ही ईस्ट इंडिया कंपनी की रानी एलिजाबेथ द्वारा किए गए चार्टर से शुरू किया गया था। तब यह एक निजी संगठन था। शुरुआती दौर में ब्रिटेन ने भारत में दिलचस्पी इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि वह देश अमेरिका जैसे बड़े देशों के साथ युद्ध लड़ने में व्यस्त था। वेस्टर्न देशों में अपना दबदबा फैलाए हुए ब्रिटेन ने भारत पर अपना राज्य कायम करने की नहीं सोचा था। लेकिन दूसरे यूरोपीय कंपनियों का भारत में दबदबा नहीं देख ब्रिटिशर्स भी भारत के साथ व्यापार करने में दिलचस्पी दिखाने लगे। साल 1608 में ये कंपनी ने अपने प्रतिनिधि कैप्टन विलियम हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में भेजा ताकि वो सूरत में व्यापार करने की इजाज़त पा सके, लेकिन जहांगीर ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। बाद में 1609 में जहांगीर ने सूरत में एक कारखाना बनाने के लिए राजी हो गए। इसी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1613 में सूरत में अपना दूसरा कारखाना खोला और 1616 में मसूलीपट्टनम में भी तीसरा कारखाना स्थापित किया। इस प्रकार ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे ब्रिटिश व्यापार का परवान चढ़ने लगा और साल 1632 में ईस्ट इंडिया कंपनी गोलकोंडा किंगडम में बिल राइट टू हासिल हो गया। ब्रिटेन में व्यापार की शुरुआत के साथ ही भारत आने वाली दूसरी कंपनी थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसने 1664 में व्यापार के इरादे से भारत में अपने कदम जमाए। दरअसल इस कंपनी को फ्रांस के राजा और ब्रिटिश कंपनी के साथ प्रतिद्वंदित करने के लिए स्थापित किया गया था और वो ऐसा करने में सफल भी रहे।
भारत में व्यापार करने के लिए यूरोपीय कंपनियों की जैसे बाढ़ ही आ गई। कंपनियों की तादाद बढ़ने के साथ साथ इन देशों के बीच उच्च स्तर पर प्रतियोगिता भी शुरू हो गई और अपना दबदबा कायम करने के लिए और भारत पर अपना अधिकार जमाने के लिए इन व्यापारिक कंपनियों के बीच भी कई युद्ध लड़े गए और धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति से अपनी दूसरी यूरोपीय व्यापारी कंपनियों से भारत से बाहर खदेड़ना शुरू कर दिया और भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में कई व्यापारिक संस्थाओं का विस्तार किया। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास कुछ ऐसे नाम थे जहां पर अपना दबदबा बनाने के लिए ब्रिटिशर्स ने खास काम किया। साथ ही साथ उन्होंने ब्रिटिश संस्कृति को भी वहां पर विकसित किया। ब्रिटिशर्स ने मुख्य रूप से अपने व्यापारिक संस्थाओं का विस्तार किया। ऐसे में वह कपास, चाय और अफीम के व्यापार में काफ़ी दिलचस्पी लेते थे। शुरुआती दौर में अंग्रेजों को भारत को गुलाम बनाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन व्यापार करते हुए उन्हें इस बात का आभास हुआ कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से भारत काफ़ी व्यस्त है। लोगों में काफ़ी भेदभाव और आपसी मतभेद हैं। इन्हीं कमियों को देखते हुए अंग्रेजों ने व्यापार के साथ साथ भारत पर शासन करने के लिए सपना देखा और सपने को साकार करने में सफल भी रहे। तो ये थी अंग्रेजों और सभी यूरोपीय कंपनियों के भारत में आगमन की कहानी और यहीं से शुरुआत हुई इस गुलामी की दास्तान की, जिसने 200 सालों तक भारत के इतिहास को कायम किया। मित्रों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।